रत्ना जी, मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। थैंक यू। थैंक यू। आपकी फिल्म जनवरी में रिलीज हुई है, कच्छ एक्सप्रेस, 6 जनवरी को। अभी शायद ओटीटी पे आने वाली है। क्या उसका सीन है, आप बताइए। नहीं, अभी तक तो ओटीटी का कोई सीन नहीं है। थिएटर्स में बहुत अच्छे से चल रही है। जी और हम चाहते हैं कि जितना थिएटर्स में चल सके उतना हम चलाएंगे, बिकॉज एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो जी। ऑडियंसेस को मिस नहीं करना चाहिए। तो गुजरात में अभी भी चल रही है और बाकी जगह हाँ भी जी। चल रही है जी। यस। लॉन्ग रन्स होते हैं फिल्म्स के वहां पे क्या? मतलब ये हाँ, जो अगर आमतौर पे हिंदी फिल्म्स के साथ ये इशू है ना कि 3 दिन 4 दिन का विंडो है, उस पे डेस्पिरेशन रहता है, वो नहीं रहता वहां पे। नहीं, वहां अच्छा। पे अगर पिक्चर अच्छी चलती है तो काफी समय तक चलती है। इनफैक्ट अभी बॉम्बे में भी चालू है कच्छ एक्सप्रेस। जी। ये लेगेसी तो दीना जी के समय से है। मैना गुजरी का जब शो सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, और मतलब महीनों महीनों शायद चलते थे शोज। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन दिनों आप लोगों ने क्या सबसे अमेजिंग कोई फिल्म या सीरीज देखी है। मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे जरा सोचना पड़ेगा क्योंकि काफी सारी चीजें देखते रहते हैं। मानसी ज्यादा देखती है मुझसे, तो शायद मानसी कैन बिगिन। हाँ, एक्चुअली आजकल रियलिटी शोज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने का मजा आता है, बिकॉज आई थिंक जितनी चीजें रियल लाइफ में होती है उस वो ज्यादा एक्साइटिंग होती है फिक्शन से। फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो मैं रियलिटी शोज काफी देखती हूँ नेटफ्लिक्स पे। और कल रात को ही पठान देखी। एंड या तो पूरा वो 4D एक्सपीरियंस, चेयर हिल रही है, दीपिका घूम रही है और चेयर भी हिल रही है, वो पूरा एक्सपीरियंस पहली बार देखा। तो इट वाज फन। मैंने नोट किया है कि इन दिनों मैं जरा फिल्में देखती तो हूँ, और ओटीटी शोज इतने मैंने नहीं देखे हैं रिसेंटली, मगर कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में और कुछ इंटरेस्टिंग शोज भी देखे। अभी हाल में मैंने ऑफर नाम का एक शो देखा वूट पे, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, विच वॉज अबाउट मेकिंग ऑफ द गॉडफादर। मतलब किस तरह से वो फिल्म स्क्रिप्ट हुई, किस तरह से वो प्रोड्यूस हुई, क्या चैलेंजेस फेस किए, वगैरह वगैरह। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो। एंड डॉक्यूमेंट्रीज काफी इंटरेस्टिंग देखी है। एक तो अभी ऑफ कोर्स ऑल दैट ब्रीड्स, जो कि मैंने हाल में देखी। वो तो ओह। बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, वाह। बहुत ही खूबसूरत, दिल को छूने वाली, और उफ, अपने देश के बारे में बहुत कुछ कहने वाली। अ, मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला उसको। जी जी, उनको ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला है। उसके जीतने की संभावना भी बहुत है वैसे। जी। वाह। जी। आपने देखी पठान, रत्ना जी? नहीं, अभी तक नहीं देखी। बस बहुत है उसका भी आसपास। जी। जो आ, ये ये जो फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस, इसमें जैसे चूंकि मैंने फिल्म तो नहीं देखी, ट्रेलर देखा, तो मुझे उससे एक पॉइंट जो मुझे जिसने अपील किया वो ये कि जैसे आमतौर पे आ, महिलाएं आप ले लीजिए, पुरुष ले लीजिए, कि वो अपना पूरा जीवन है एक परिवार पे या पुरुष पे ही डेडिकेट करके चल रही होती लंबे समय तक। फिर एक मोमेंट आता है जब उनको लगता है कि तुम्हें अपने लिए भी जीना चाहिए। अब ये तो एक नॉर्मली सोशली फिल्मों में बताया जाता है। मेरे दिमाग में एक ये फिलोसॉफिकल लेवल पे ये भी आता है कि क्या आपने अपने अपने जीवन में ये पाया है कि ये एक मोड़ पे फील होता है कि यार अंततः मैं अकेला ही चल रहा हूँ, अकेली ही चल रही हूँ लाइफ में। वो एक जोन कभी आया आपके दिमाग में? फ्रैंकली नहीं आया। मुझे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। आई एम मोर ऑफ अ टीम पर्सन rather than a single individual performer or individual person. मुझे लोगों के साथ, टीम के साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी तक तो मुझे ये ऐसा लगा नहीं है, लेकिन ये बात तो धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि हम लोग इवेंचुअली सिर्फ अपने आप पर डिपेंडेंट है, और ये होना बहुत एम्पावरिंग चीज। मुझे ये बात अम, अब अब तक तो डेफिनेटली कई सालों से क्लियर हो चुकी है, मगर ये अकेलापन नहीं मैं कहूंगी उसे, ये आत्मनिर्भरता कहूंगी। उफ, ये शब्द इतना बुरी तरह से इस्तेमाल होता है आजकल, लेकिन मेरी स्थिति को वो काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। मानसी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मतलब इवन इवन फिल्म के भी किरदार के नजरिए से भी आप कैसे समझती हैं इस पॉइंट को? आई थिंक लाइक रत्ना बेन से, पर्सनली अगर आप मुझे पूछे तो मैं भी फुल टीम प्लेयर हूँ। मुझे ग्रुप्स में बहुत पसंद है।
और फैमिली आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ऑफ कोर्स आर्टिस्ट होते हैं तो ऑफ कोर्स अपना अपना एक आपको क्रिएटिव स्पेस भी चाहिए, बट ओवरऑल लाइफ की जो जर्नी है आई ऑलवेज प्रेफर कि सबके साथ मिलजुल के आगे बढ़े। एंड व्हेन इट कम्स टू द फिल्म, यस, वो कहते हैं ना कि आपकी ट्रेन में कभी कभार ऐसे लोग होंगे जो डिब्बे में आएंगे और फिर निकल जाएंगे, लेकिन आपकी ट्रेन की जर्नी तो ऑन रहेगी। तो वो जर्नी आपकी आपकी खुद की है, लेकिन उसमें लोगों का होना भी जरूरी है, और कभी कभार लोग उसमें नहीं या बैठ के निकल गए तो वो भी एक एक असलियत है जो एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी। रत्ना जी, इसमें आपने एक बाई जी का किरदार किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो महिला हैं, वो घर की सेंटर हैं, बुजुर्ग हैं और घर में जो हो रहा है उस पर राय भी देती हैं, और वो प्रोग्रेसिव विचार की महिला हैं। तो ऐसे किरदार जब हमारी फिल्मों में हम देखते हैं तो बतौर एक्टर हम समझते हैं कि बड़ा आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि हमारा ध्यान हीरो हीरोइन पे होता है, या और हम किसी पावरफुल कॉम्प्लिकेटेड किरदार पे जा रहे होते हैं। मुझे याद आता है कि जैसे ललिता पंवार वगैरह के जमाने से जैसे जो पात्र होते थे, हम समझते थे कि ये तो खड़े हैं कर रहे हैं, क्योंकि इतना नेचुरली वो रियलिस्टिक लगते थे। आपने प्ले किया तो क्या आपने पाया कि जैसे आपकी मदर ऐसे किरदार बहुत ही ज्यादा कमांडिंग तौर पे करती थी, आप ऐसे लगता था कि हमारे पड़ोस की महिला हैं, या मतलब मैं राजस्थान का हूं तो मैं समझता था कि ये तो राजस्थान की फलानी गली की महिलाएं ऐसे मैंने देखी हैं। तो एक तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अब आप अपनी मदर के एक्टिंग वाले उस स्पेस को बहुत अलग तरीके से समझ पा रही हैं कि यार उन्होंने इसको ऐसे किया होगा, ये कितना अमेजिंग था, और आपने भी इसको कैसे किया, ये भी आप बताएं। मेरी माँ ने इस तरह के बहुत सारे किरदार किए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जमाना ऐसा था कि इन किरदारों को कोई डेप्थ नहीं दी जाती थी। वो सचमुच पीछे खड़े खड़े कुछ रो रहे होते थे या हंस रहे होते थे, या बेटे को आशीर्वाद दे रहे होते थे, या ऐसा ही कुछ। अनफॉर्चुनेटली उन दिनों की फिल्मों में सारे किरदारों को अटेंशन देना, उनको अपनी जिंदगी देना जरूरी नहीं समझा जाता था। आजकल जिस तरह की कहानियां लिखी जा रही हैं, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह के ओटीटी शोज बन रहे हैं, उसमें मैं देख रही हूँ कि अ, एक वाइडर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, और सबको महत्व दिया जा रहा है जितना महत्व जरूरी है कहानी के लिए। सो डेफिनेटली बाई जी का किरदार मेरी माँ बहुत बखूबी निभाती, लेकिन उनके जमाने में उस तरह का किरदार उनके लिए कभी लिखा ही नहीं गया, और मुझे बहुत उसका अफसोस होता है कि काश उनको भी इस तरह के अवसर मिले होते जिस तरह के अवसर आज मुझे और सुप्रिया, हम दोनों को मिल रहे हैं। आज के किरदार जो हमको करने का अवसर मिल रहा है, ये डेफिनेटली मच मोर क्लियरली रिटन और इंटरेस्टिंग किरदार है। सिर्फ माँ, ये एक स्टीरियोटाइप नहीं है, विच आई रियली लाइक। तो ये बदलाव तो बहुत ही अच्छा आया है, और हमारे जैसे एक्टर्स तो उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। आई डिडंट थिंक कि 65 की उम्र में मुझे इतना कुछ करने का अवसर मिलेगा, बट आई एम मेकिंग द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और जहां तक ये किरदार करने का सवाल है, आई मस्ट से कि मुझे कुछ हद तक थोड़ी शंका तो नहीं कह सकते, मगर थोड़ी सी मन में व्याकुलता हो रही थी कि मैं ये किरदार सही तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैं गुजराती बोलती हूँ, लेकिन जिस तरह का गुजराती बोलती हूँ वो बम्बई या शहरी गुजराती है। ये उस एरिया का तो डेफिनेटली नहीं है। हालांकि वो जबान मेरी कान में पड़ी है, बचपन से ही मैं इस तरह की बातें सुनती आ रही हूँ, इस तरह की जबान, इस तरह की बोली सुनती आ रही हूँ। मेरी माँ की बोली है ये, मेरी माँ के परिवार की बोली है ये। सो ये सब कान में तो था, लेकिन जबान तक पहुंचेगा कि नहीं, ये जरा तकलीफ में थी मैं इसके मामले में। लेकिन आई हैव टू से कि वो जिस तरह का एटमोसफियर था उस वक्त सेट पर, और जिस जहां हम लोग रह रहे थे, जिस तरह के लोगों के साथ मिल रहे थे, मुझे एक मिनट भी नहीं लगा इस किरदार को अपना बनाने में। वहां कुछ पहुंचते ही जैसे ये बात आसान हो गई। हालांकि काम काफी कर चुके थे हम लोग, रीडिंग्स वगैरह भी की थी, मैंने अपने आप तो काम किया ही था। तो वहां जाकर के जो जबान पे बोली चढ़ी, उसके बाद मुझे डर नहीं रहा किसी भी तरह का। और मैं बताऊं क्या, आई थिंक
एक्चुअल क्या कहते ट्रिगर पॉइंट था वो ये तेरा शूटिंग हम लोग शुरू जिस दिन कर रहे थे उससे एक दिन पहले मानसी और उन्होंने कुछ छोटा सा मुहूर्त जैसा ऑर्गेनाइज किया था और जिसमें सब लोग थे और मुहूर्त के खत्म होने पे नारियल वरियल फोड़ा गया और जैसे ही फोड़ा किसी ने गरबा स्टार्ट किया। नाउ दिस इज अ सेलिब्रेटरी मोमेंट जो गुजराती का दिल बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग के बहुत करीब है। तो वो जिस तरह से वो छिड़ा और जिस तरह से लोग शामिल होते गए और पूरा ग्रुप बन गया, कोई नाच नहीं गा नहीं रहा था बहुत ज्यादा, कोई ढोल नहीं पीट रहा था, कुछ नहीं, जस्ट शुरू हो गया गरबा। एंड वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही सुर था इस फिल्म की शुरुआत। जी। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके पास जब कोई किरदार आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, शूट स्टार्ट करते हैं, उसके बीच आप कितना टाइम लेते हैं मतलब नॉर्मली? अरे जितना टाइम मिल जाए उतना कम है। जी। मतलब कभी कभी वो कम मिलता है, कभी कभी ज्यादा मिलता है, मगर यूजुअली मैंने नोट किया है कि मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और मुझे मजा भी आता है। वो प्रेपरेशन का टाइम जो है वो मेरे लिए बहुत मजे का वक्त। मतलब आप शॉर्ट नोटिस पे भी तैयार कर सकते हो, आपको ज्यादा टाइम मिले तो आप ज्यादा रिच बना सकते हो। भाई हम टीवी के में मैंने बहुत टीवी में काम किया है, जी। वहां तो सुबह मिलते थी स्क्रिप्ट तो तैयारी करने का कोई सवाल ही नहीं था। जी। वहां तो यू हैव टू जस्ट गो ऑन एंड परफॉर्म। मानसी, आपका प्रोसेस क्या रहता है? एक्चुअली मैंने भी टीवी किया है और थिएटर भी किया है। तो टीवी एक्टिंग की एक अच्छी बात ये होती है कि आपको कभी भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर डाला जाता है तो आप कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट आई मस्ट से कश एक्सप्रेस के लिए ऑल्सो बिकॉज फिल्म प्रोड्यूस की है, तो फ्रॉम द स्टार्ट पहले ड्राफ्ट से लेके लास्ट ड्राफ्ट तक मैं बहुत ही इन्वॉल्व थी स्क्रिप्टिंग में। तो कांस्टेंट रीडिंग जो था स्क्रिप्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस प्रोसेस में एज एन एक्टर मुझे बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि ये जो भाषा थी, भाषा मेरे जहन में ही घुस गई थी। और जो किरदार था वो आई कुड लिटरली, मतलब मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी कि ये है मोंघी, क्योंकि मोंघी मुझसे बहुत अलग है। वो वो छोटे शहर की है और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझसे बहुत अलग है। तो कभी भी मैं बहुत क्लियर थी कि ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि शहर की लड़की एक गांव का किरदार निभा रही है। हाँ बिल्कुल, मेरे वो लिए फिर भी ये मसला था डेफिनेटली। हाँ, मुझे भी इस बात का डर था कि कैसे मैनेज किया जाएगा वो। यस। तो बस उसमें आई वाज वेरी क्लियर कि वैसा नहीं लगना चाहिए, एकदम नेचुरल लगना चाहिए। एंड आई थिंक वो अचीव हो पाया ओनली बिकॉज कांस्टेंट रीडिंग था स्क्रिप्ट का Yes. और कांस्टेंट अंडरस्टैंडिंग थी। एंड ऑफ कोर्स रत्नाबेन के साथ जितने भी सीन्स हमने किए इतना मजा आया है उनमें। और ऑडियंसेस को भी रत्नाबेन वो बाई जी, उनके किरदार का नाम बाई जी और मेरे किरदार का नाम मोंघी है। तो वो सासू और बहू की जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए इतनी मायने लगती है कि सब बोल रहे हैं कि पार्ट 2 कब आएगा, हमको जानना है कि क्या होगा आगे। पीपल आर वेटिंग। और ऐसा जो रिलेशनशिप है बहुत ही कम देखने को मिलता है स्क्रीन पे। तो आई थिंक सो हाँ प्रेपरेशन में टाइम मिला था, हमने काफी रीडिंग्स भी किए थे, लॉकडाउन था तो भी जूम में हमने काफी रीडिंग्स किए थे और फिर मिल के भी किए थे। सो ऑल दैट रियली हेल्प्ड वर्क। जी। एंड द कास्टिंग वाज जस्ट राइट। जिस तरह के एक्टर्स थे सारे प्रोडक्शन में, आप लोगों ने फिल्म देखी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए इस मामले में आपको भी सूझ नहीं रहा कि क्या पूछा जाए। मैं देख रही हूँ आपकी भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमने इसलिए इस प्रोग्राम पे आना इंटरेस्टिंग समझा कि आज देश के हर कोने में अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं और वो देखी जा रही हैं थैंक्स टू ओटीटी सो फार। और ये आई थिंक ये एक तो अपने देश के बारे में हमको और देश के लोगों के बारे में हमको एक ज्यादा इंसाइट देती है बात कि किस तरह से जीते हैं लोग। केरल में लोग कैसे जीते हैं, या मणिपुर में कैसे जीते हैं लोग, लद्दाख में कैसे जीते हैं लोग, गुजरात में कैसे, कच्छ में क्या होता है। सो ये जो एक पैन इंडियन टाइप की फिल्म थी कि एक हीरो जो कहीं का भी हो सकता है, मिस्टर अजय, या एक हीरोइन मिस कमल, कुछ कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, जैसे एक पैन इंडियन क्रिएशन। उसके बदले में आज जो हम देख रहे हैं, दिस मोर स्पेसिफिक, मोर इंटरेस्टिंग
more nuanced Indian people जो हम आजकल देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। और मैं सोचती हूँ कि हमारी ऑडियंस उतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो दूसरी भाषाओं की फिल्मों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आई नो सबटाइटलिंग का एक मसला है, सब लोगों को पढ़ना आसान नहीं लगता, मजा नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी फिल्में मैं देख पाती हूँ जो मैं आमतौर पर ना देख पाती। कन्नड़ फिल्म में कैसे समझ पाती, या तमिल या तेलुगु फिल्म में कैसे जान पाती। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। एंड आई थिंक कि कच एक्सप्रेस एक ऐसी फिल्म है जो कि इस फेज में पैन इंडियन इंटरेस्ट रख सकती है। कहीं के भी लोग इसमें इसको देखें तो उसमें अपनी एक झलक जरूर दिखेगी, क्योंकि ये कहानी हमारे देश के कोने कोने में खटती है। कोई ऐसी बात नहीं है जो कि सिर्फ एक ही इलाके की स्पेसिफिक हो। सो आई एम होपिंग कि लोगों को एटलीस्ट पता तो चले इस फिल्म के बारे में, कच एक्सप्रेस। और उसके साथ साथ गुजरात में किस तरह की फिल्में और बन रही हैं, क्योंकि एट द मोमेंट काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। आजकल के जो यंग डायरेक्टर्स हैं, गुजराती डायरेक्टर्स, वो डेफिनेटली बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट्स पे और अनयूजुअल तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपनी बातें, अपनी कहानियां सुनाने। सो आई थिंक दैट दिस इज एन इंटरेस्टिंग फेज जो कि शायद और जगह भी फैलेगा सून। ये मानसी जी बताएं कि आपकी फिल्म के लिए भी और अदरवाइज गुजराती फिल्मों के लिए भी सबसे ज्यादा गुजरात के अलावा ऑडियंस कहाँ होती है? मुंबई में या राजस्थान क्लोजर है, लैंग्वेज सिमिलर है तो वहां होता है, कहाँ आप पाते हैं इसको? तो गुजरात, मुंबई ऑफ कोर्स दो मेन मार्केट्स हैं। इसकी स्क्रीनिंग्स हम कैलकाटा में भी कर रहे हैं, पुणे में भी हो रही है, और साउथ में साउथ से इंक्वायरी आई है, तो केरला में भी अपेरेंटली बहुत सारे गुजरातीज हैं जिनको फिल्म देखनी है। और अभी हम दोहा, आबू धाबी और दुबई में लास्ट वीक स्क्रीनिंग्स हुई, और पहली गुजराती फिल्म थी जिसने गल्फ में एंट्री की है, और बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला। ऑफ कोर्स अमेरिका में भी हमने शोज किए हैं, अब जापान की बातें चल रही है, आयरलैंड, डबलिन से इंक्वायरी आई है, लंदन से आई है, तो इंटरनेशनली तो गुजराती हर कोने में है। और हम चाहते हैं कि इस फिल्म से हम ईस्ट सब अफ्रीका भूल गई, तुम ईस्ट अफ्रीका भूल गई। हाँ, अफ्रीका, मोजाम्बिक में भी शोज किए, और मोजाम्बिक में तो ऑडियंसेस बाहर निकल रहे थे, और वीडियो कॉल से मैंने सबसे बात भी की, और इट वाज वेरी नाइस। तो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू एज मेनी गुजरातीज एज पॉसिबल, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये आप सिंगिंग और एक्टिंग छोड़ के प्रोडक्शन में कैसे आ गए? और इवन पार्थिव हैं, वो भी सिंगर हैं, वो गाना मुझे याद है, यूं शबनमी जो गाया था हाँ। सांवरिया में, तो आप वहां से कैसे आप आए इसमें? हाँ, हम दोनों बहुत ही एंटरप्राइजिंग गुजरातीज हैं। तो हमने सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और बहुत पसंद है, पर हमें और भी करना है, और एज प्रोड्यूसर्स हमें एक मौका मिलता है टू ब्रिंग आउट स्टोरीज। और बिकॉज हम गुजरात भी इतना ट्रैवल करते हैं, हमको लगता है कि इतनी सारी कहानियां हैं जो लोगों को पसंद आएगी, जो गुजरात से हो सकती है। तो हमने सोचा कि हम प्रोड्यूसर्स बनेंगे तो हम क्रिएट कर पाएंगे अपनी खुद की कहानियां, और उन कहानियों को हम देश विदेश तक ले जाएंगे। बिकॉज एज एक्टर्स और एज सिंगर्स हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी और पे, कि वो जब फिल्म बनाएंगे तब हमें कास्ट करेंगे, बट आई थॉट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के जमाने में। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि 4 ही लोग होते थे जो सब चीजें बनाते थे, और एवरीबडी हैड टू वेट कि वो उनके लिए कास्ट हो। लेकिन अब जमाना इतना चेंज हो गया है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो और आपको पता हो कि कैसे ऑपरेट करना है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज। तो ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन, बिकॉज हम खुद की कहानियां बना रहे हैं, और हम दुनिया भर उन्हें लेके जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी एम्पावरिंग। गुजरात बिजनेस के मामले में मतलब इंडिया का ऐसा है कि वो सिखाता है सबको कैसे किया जाता है, लेकिन अगर हम फिल्म्स वगैरह की बात करें तो अभी भी गुजरात तुलना में बहुत कम बना रहा है। क्वांटिटी अगर लेते हैं ना तो बहुत सीमित फिल्में बना पाता है। ये ऐसा क्यों है, और ये कब तक बड़ा हो पाएगा, आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है, गुजराती इंडस्ट्री ना पिछले 10 साल से ही एस्टैब्लिश हुई है। उसके पहले जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही
मतलब ट्रांजिशन फेज में थी, पता नहीं चल रहा था इंडस्ट्री को कि कहाँ जाना है, क्योंकि 70s और 80s में वो बहुत ही गांव वाली स्क्रिप्ट होती थी और बहुत ही टिपिकल टाइप की स्टोरीज होती थी, तो अर्बन ऑडियंसेस को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 90s और 2000 में पूरी इंडस्ट्री ऐसे ठप हो गई, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। और जो अच्छे राइटर्स गुजरात के थे, जो अच्छे एक्टर्स गुजरात के थे, वो बॉम्बे सेटल हो रहे थे हिंदी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बिकॉज वो ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। बट अब नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है पिछले 10 साल में, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं बन रही, बहुत सारी फिल्में, आप मानेंगे नहीं, 2020 मतलब 2022 में ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा फिल्में बनी है गुजरात की। प्रॉब्लम ये है कि उन 100 फिल्मों में से 10 या 15 फिल्में होती हैं जो एक्चुअली सबको पता होती है, और उन 15 फिल्मों में से 3 या 4 फिल्में होती है जो वर्क होती है। तो बिकॉज बजट्स छोटे होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि हम हमने भी कच्छ एक्सप्रेस को बनाई एज अ प्रॉपर फिल्म, गुजराती फिल्म है, इसलिए हम छोटे बजट में ही काम करें ऐसा हमने नहीं किया, हमने उसको स्मार्टली बनाया, बिकॉज हम चाहते थे कि उसका स्केल बड़ा हो। इसलिए वी जस्ट होप दैट आगे भी ये ट्रेंड बढ़ता रहे। रत्ना जी, मुझे आपसे ये जानना था, जैसे आमतौर पे ये तो आउट एंड आउट गुजराती फिल्म है, और अगर एक एक पूरी एक रीजन की भाषा पे बेस्ड होती तो लैंग्वेज के लेवल पे सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे हिंदी फिल्म बन रही है और उसमें गुजरात का किरदार है या राजस्थान का या मारवाड़ का किरदार है, तो ये बड़ा एक्टर के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज रखे कि पूरे भारत को समझ में आ जाए और वो ओरिजिनलिटी भी लेके आ जाए, क्योंकि वो शब्द नए जोड़ेगा तो वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, और घिसे पिटे जोड़ेगा तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा। मैं भी कई कास्टिंग वालों से जब बात करता हूँ, एक्टर से बात करता हूँ, तो ये बड़ी समस्या आती है। जैसे मारवाड़ी के किरदारों का तो जितना सत्यानाश हिंदी इंडस्ट्री ने किया है ना, कि वो हरियाणवी शब्द डाल देगा, फिर कहीं के और डाल देगा, और मतलब उसमें कोई अंश ही नहीं होता। तो ये आपने चूंकि एक्टिंग का आप इंस्टीट्यूट है अपने आप में, तो इसका क्या किया जाए, मतलब कैसे करें मेन स्ट्रीम में बीच का रास्ता की ऑथेंटिसिटी आए एटलीस्ट उस रीजन की। जी, और ये कोशिश जारी है। ये ओवरनाइट तो ये मसला सॉल्व नहीं होने वाला, और काफी कॉम्प्लिकेटेड मसला है ये, क्योंकि आप सोचिए ना कि अगर ऑथेंटिसिटी पे हम लोग ज्यादा जोर दें तो कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम असर पड़ता है। तो इसलिए वो बैलेंस खोजना जरा मुश्किल है हिंदी फिल्में, और अभी खास करके ओटीटी, क्योंकि वो अलग अलग एरियाज में जाकर के अलग अलग क्या कहते हैं टाइप की जबानें, इवन हिंदी की जो अलग डायलेक्ट्स है उसको मेन स्ट्रीम कर रही है इन दैट सेंस। तो कुछ तो ऑडियंस भी अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रही है, और दूसरा कि उन्होंने वाया मीडिया सा खोज रखा है कि जो थोड़ी सी हिंदी होगी, थोड़ा सा ये होगा। अभी आप अगर कमर्शियल हिंदी फिल्म से किसी भी ऑथेंटिसिटी की उम्मीद करते हैं तो आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट होने वाले हैं। आपकी बेवकूफी है कि आपने उनसे ये अपेक्षा रखी। उनको ऑथेंटिसिटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसलिए वो तो किसी की भी जबान को कुछ भी कर देंगे और हर जबान का भी मजाक उड़ाएंगे। नाउ दैट इज व्हाट इज हॉरिबल। हर कौम का, हर कम्युनिटी का, हर जबान का बस मजाक ही उड़ाना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। सो दिस हैज बीन अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और अभी उसके कुछ कुछ सोल्यूशंस अच्छे मिले भी हैं। फॉर एग्जाम्पल श्याम बेनेगल की मंथन, वो फिल्म थी जो कि बेस्ड थी इन गुजरात, और कैरेक्टर सारे गुजराती थे एक्सेप्ट कुछ बाहर के लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो नॉन गुजराती थे, मगर गांव सारा गुजराती बोलता था। तो उन्होंने जो वाया मीडिया खोजा, हालांकि उस फिल्म की बात इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने शूटिंग की थी पूरी हिंदी में नॉर्मल डायलॉग के साथ, और जब डबिंग की उन्होंने, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको सॉर्ट ऑफ गुजराती पाई किया जाए थोड़ा सा। और मेरी माँ भी इन्वॉल्व थी उनको इस मदद में कि किस तरह से इसको गुजरातीफिकेशन कैसे होगा इसका, और उस तरह से ये फिल्म सॉर्ट ऑफ डिवाइज्ड एक लैंग्वेज बनी फॉर दिस फिल्म। तो इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमारे जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में होना ही है। हम लोग फाइनली एक दूसरे को समझ पाते हैं कि नहीं, बस उस पर लेट्स फोकस ऑन दैट। दैट्स ट्रू। जी, कुछ आर्टिस्टिक मान लो फिल्म बनाता कोई फिल्म फेस्ट के लिए, तो वो रखता है, जैसे शिप ऑफ थीसियस आई थी, उसमें 3-4 लैंग्वेजेस थी, उसमें विदेश के एक देश में जाता तो वहीं की लैंग्वेज आती, सबटाइटल्स आते हैं।
तो फिल्म मेकर भी एक बोल्ड डिसीजन लेता है कि भाई मैं तो यही दिखाने वाला हूँ, थोड़े दर्शक कम हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इससे एक अलग ही बन जाएगी ये फिल्म, ये कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दर्शक की जो एजुकेशन है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की फिल्म मेकर की एजुकेशन। दर्शक को भी अलग तरह की फिल्म देखने का पेशेंस बनाना पड़ता है, समझ बनानी पड़ती है। हर पहली बार देखने से नहीं मजा आता, कई फिल्में ऐसी भी होती है 6 बार देखने पे भी नहीं मजा आता, तो उसको फिर छोड़ना ही पड़ता है। मगर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो धीरे धीरे अपनी पन्ने खोलती है और धीरे धीरे अपने आप को रिवील करती है, और उस फिल्म का भी मजा है। मैं तो कहती हूँ कि मुझे हर तरह की फिल्म चाहिए, मुझे एक ही तरह की फिल्म क्यों मिलनी चाहिए भाई। मैं पठान भी देखना चाहती हूँ, और मैं शिप ऑफ थीसिस भी देखना चाहती हूँ, और उसके बीच का जो भी है फासला वो कवर करती हुई कोई भी फिल्म देखना चाहती हूँ, बशर्ते अच्छी बनी। ये तो कचरा बना करके कहते हैं कि फिर हमको सबको डाइवर्सिटी में माफ कर दो, ये मुझे प्रॉब्लम होता है। ये आपने अभी हाल में जयेश भाई जोरदार में भी काम किया था, वो भी गुजरात के बैकड्रॉप पे थी। आपने बेसिकली पहली बार गुजराती फिल्म आप कर रहे हो, लेकिन आपने कई ऐसी फिल्में की हैं जो उस बैकग्राउंड की थी। जैसे मुझे याद आता है कि मेरे दिमाग में गुजरात की कोई फिल्म अगर है, वो गुजराती आप नहीं बोलोगे, लेकिन वो है मिर्च मसाला। मतलब वो है कि मेरी मदर है, उन्होंने भी देखी थी, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, और उन्होंने उससे जुड़ाव महसूस किया। बिल्कुल वो औरतें जो लास्ट में करती हैं, बिल्कुल वो मतलब हर कस्बे और छोटे छोटे गांवों की औरतों ने महसूस किया कि ये तो यही उपाय है, और क्या करें हम। जी अमेजिंग थी। आपने उसमें लक्ष्मी का किरदार किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप बताएंगे कुछ एक्सपीरियंस, क्या कुछ याद आता है अभी उसके बारे में, शूटिंग या सबसे अमेजिंग चीज? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा पूरा। एक तो काफी दिन वहां रुके, आना जाना मुमकिन नहीं था, खर्चा बहुत ज्यादा था, प्रोड्यूसर छोटे थे, और ये एक मजा भी आ रहा था, सब लोग हम लोग साथ ही थे, बहुत सारे दोस्त साथ में काम कर रहे थे, तो उसका तो था ही मजा। मगर जिस तरह की वो फिल्म और जिस तरह का एटमोसफियर था वहां, उसमें भाग लेने का मुझे बहुत मजा आया, और उसमें बहुत कुछ सीखी भी। ये पहली बार सीखी कि सचमुच मुझे फिल्म के लिए एक्टिंग करना अच्छी तरह आता नहीं है। अब मुझे इस पे जरा फोकस करके कुछ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो लक्ष्मी के कैरेक्टर का वो जो रिकॉर्ड वाला सीन है, जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं और उसके बारे में चर्चा भी होती है, मतलब वो शूट करते हुए मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी कि उसके जो कॉमिक टाइमिंग चाहिए था वो मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही थी वहां। नर्वस भी थी मैं बहुत, तो नर्वसनेस की वजह से जो होता है फिर एक्टिंग एक्टर्स को वो दिखता है बहुत क्लियरली। थिएटर एक्टर्स थोड़ा बहुत छुपा लेते हैं, लेकिन फिल्म में बिल्कुल पकड़ा जाता है। सो हाँ, मगर इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड द स्क्रिप्ट। आई रियली रियली लाइक द स्क्रिप्ट। आई थॉट कि बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही पुट टुगेदर स्क्रिप्ट थी, और उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा। सच्ची घटना पे आधारित थी शायद ना, एक 4 पन्ने की कोई न्यूज आइटम थी, उस पे बेस्ड थी। जी जी केतन मेहता ने उसको ये डेवलप किया। जी जी मुझे आप ये बताइए कि आपकी एक्टिंग की इतने बरसों की एक समझ है, तो मान लीजिए मैं ये जानना चाहूँ कि अच्छी एक्टिंग क्या है, मैं जो देख रहा हूँ उसमें मैं कैसे पहचानूं कि अच्छी एक्टिंग है, तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ, उसकी क्या परिभाषा ये है? कितना मुश्किल सवाल पूछा आपने। मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि आपका नजरिया और मेरा नजरिया एक तो नहीं हो सकता, हम लोग दोनों की नजर एक नहीं हो सकती, राइट। आपके एक्सपीरियंस की वजह से आप एक चीज को इस तरह से रिएक्ट करेंगे और मैं उससे काफी अलग रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस अलग, लेकिन उसमें समानता भी बहुत सारी है। जो चीज क्लियरली ट्रुथफुल है, मैं मानती हूं कि वो चीज किसी ना किसी तरह दर्शक के पास पहुंच जाती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्टर समझता है कि ट्रूथफुल है, लेकिन असल में होती नहीं है। वो भी सारी चीजें दर्शक तक पहुंचती हैं। सो इसलिए अपना पर्सनल टेस्ट तैयार करना अनिवार्य है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। मेरा पर्सनल टेस्ट मैंने बहुत धीरे धीरे करके डेवलप किया है, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि किस तरह की चीजें मुझे पसंद है और किस तरह की मुझे नापसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिंग, मतलब देखो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ,
वैसी वाली जो एक्टिंग है ना, और हमारे बहुत सारे एक्टर्स इसके गुनहगार हैं, और हम सब कुछ ना कुछ हद तक गुनहगार रहे हैं। लेकिन अपने आप को ये पहचानना और अपने आप में से निकालना, ये तो जरूर काम चलता रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी से खुश हैं कि बस मुझे देखो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। तो उस तरह की एक्टिंग मुझे डेफिनेटली नापसंद है। मुझे वो एक्टिंग जो कम्युनिकेट नहीं करने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा घुस रही है, उस तरह की परफॉर्मेंसेज भी मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे भाषा की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। तो अगर किसी ऐसी परफॉर्मेंस में मुझे वो मिले, तो मुझे वो परफॉर्मेंस उसी बलबूते पे अच्छी लगने लगती है। और कोई भी भाषा हो, मैं कई सारी भाषाएं बोलती हूँ, और मुझे भाषा का आनंद इतना मिलता है कि मैं चाहती हूँ कि वो हर बार मिले। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे पसंद है, तो ये क्लैरिटी मैंने अपने आप के लिए धीरे धीरे तैयार की है, जैसा कि हम सब करते हैं। एंड आई थिंक उसको जज, अपनी जजमेंट होनी तैयार होनी चाहिए। बट बाय एंड लार्ज आई वुड से डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिंग, जो कि हम ज्यादातर अब तक वो ही करते आ रहे हैं। अभी पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस मामले में। डेफिनेटली इसके असर पड़ा है, और आई एम सीइंग लेस एंड लेस ऑफ इट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर केजीएफ में यश है, वो टेक्निकली बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों तक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तो वो सक्सेसफुल एक्टिंग है, अच्छी एक्टिंग है। ऑफ कोर्स मानना पड़ेगा ना, कैसे ना मानूं मैं। मुझे नहीं पसंद उस तरह की एक्टिंग, वो अलग बात, वो मेरी पसंद है। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इस एक्टिंग का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। उसकी कई वजह है, सिर्फ परफॉर्मेंस ही एक वजह है नहीं, मगर इफेक्टिव है, चाहे अच्छी ना हो। मुझे एक एक ये बड़ा, मैं जब ये सोचता हूँ ना कि एक तो एक्टिंग ये है कि नेचुरल एक्टिंग है कि आदमी सहज खड़ा है, पर उसमें उसके कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा आती रहती है, हर फिल्म में सेम आती रहती है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं वॉइस मॉड्यूलेशन कर लूं, अपने चेहरे को बदल लूं और उस अंचल या उस जगह का बन जाऊं, गिरगिट की तरह ट्रांसफॉर्म कर लूं। जैसे इसमें एक छोटे से अच्छे एग्जाम्पल पंकज कपूर हैं, जैसे ब्लू अम्ब्रेला में वो हिमाचली किरदार पूरी तरह बन गए, वो वैसे ही लहजा, और वो उन्होंने गिरगिट की तरह अपना वो पूरा बदला। तो ऐसे किरदारों की संख्या आपको क्या लगता है कि कम है? और दूसरा, पंकज कपूर के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं उनको कि उनकी एक्टिंग कहाँ खड़ी होती है? बाकी तो ओमपुरी साहब है, नसीर साहब है, उनकी एक पूरी फिल्मों की श्रृंखला है, पर पंकज कपूर साहब की एक्टिंग जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव है, गिरगिट नुमा एक्टिंग है, उसका आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पंकज ने जिस तरह के किरदार किए हैं, मतलब धर्म का जो कैरेक्टर था और करमचंद जो था, उसमें कोई समानता नहीं है। तो कुछ एक्टर्स को इस बात में बहुत आनंद मिलता है, अपने आप को बदलने में, अंदर से ऑलमोस्ट बदलने में, और कुछ इसमें महारत पाते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड से दैट ये शायद हर एक्टर का एम होना चाहिए कि अपने आप को बदल सके किरदार की मुताबिक। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि आप पूरी तरह से अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि अपना अंश भी तो लाते हैं ना, और यही तो है खास। मैं और मेरी एक्सपीरियंसेस भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस किरदार को, और मुझ में और इस किरदार में कनेक्शन बनता ही है। तो ये क्रॉसओवर भी होता रहता है। अ, इसीलिए एक्टिंग को क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है ये। और बहुत सारे एक्टर्स, पंकज इज अ गुड एग्जाम्पल, उनको उतने अवसर नहीं मिले शायद जितने मिलने चाहिए थे उनकी स्किल के मुताबिक। एंड डेफिनेटली फिल्म एक इतना एक्सपेंसिव मीडियम है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, जैसा कि मानसी ने कहा। जब तक कोई आपके बारे में इस तरह से सोचे नहीं, आप बैठे रहते हो। वेर एज अगर अपना काम प्रोड्यूस करना है, सो देन दैट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ लोग हैं जिनमें दम है, मानसी और पाठ इसमें है, मुझ में डेफिनेटली नहीं है। मानसी जी, अगर कच एक्सप्रेस बहुत बड़ी सक्सेस और होती चली जाती है, तो मान लो आपके पास बजट वगैरह आ जाए, तो आप क्या माउंट करना चाहेंगे? कैसा प्रोजेक्ट माउंट करना चाहेंगे गुजराती सिनेमा में? ऑलरेडी हम 2-3 स्क्रिप्ट्स पे काम कर ही रहे हैं, एंड आई थिंक
जो ट्रेंड है गुजराती का वो एक टिपिकल था कि एक या तो एकदम स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है और ज्यादा मेल सेंट्रिक स्टोरीज ही होती है। तो कच एक्सप्रेस से हमने ये दिखाया कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक मेल लीड हो, यहाँ पे दो औरतें हैं, मतलब ऑफ कोर्स है तो कहानी पूरे परिवार की, बट देयर आर टू वुमेन हु आर आल्सो एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी, और वो भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम कर रही है। तो आई थिंक उसको देख के काफी गुजराती प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ये भी नोट ले रहे हैं कि अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको एक स्टार, मेल स्टार को ही कास्ट करना है। एंड एज अ फीमेल प्रोड्यूसर आई वुड डेफिनेटली वांट कि ज्यादा नैरेटिव्स हों अलग अलग टाइप की। ऐसा नहीं कि फीमेल सेंट्रिक नैरेटिव्स ही हों, बट डेफिनेटली अलग अलग फ्लेवर्स की चीजें हों। कच एक्सप्रेस के बाद हम चाहते हैं कुछ, वी वांट टू डू समथिंग वेरी टोटली डिफरेंट, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही स्लॉट में आप काम कर रहे हो और ऐसी फिल्में ही बनानी है। अब हमको एकदम वी वांट टू मेक समथिंग वेरी फनी, और एक रोड ट्रिप की बात चल रही है, और दूसरी भी एक इंटरेस्टिंग एंसेम्बल सेटिंग की है फिल्म। तो देखते हैं, वी आर रियली एक्सपेरिमेंटिंग, हमको अलग अलग चीजें करनी है, तो वी जस्ट वांट टू वर्क विद गुड पीपल एंड गुड स्टोरीज। अभी बड़ा चलन है इवेंट मूवीज बनाने का, पैन इंडिया इवेंट मूवीज। तो वैसा कुछ आप भी लार्जर के लिए आप भी सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ हम भी करेंगे फ्यूचर में? पैन इंडिया इवेंट मूवीज, सॉरी, इवेंट फिल्म्स हो गई जिसमें जो फिल्म ऐसा इवेंट हो कि थिएटर जाना ही पड़े। अभी चक्कर ये है ना कि लोग कहते हैं ओटीटी पे ही रुक जा रहे हैं, हमारे पास थिएटर नहीं आ रही है, बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में मान लो कोई केजीएफ है तो वो इवेंट फिल्म है, तो इतना हिम्मत उसको बना दिया है कि आपको थिएटर ही आना पड़ेगा उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। ब्रह्मास्त्र को ऐसे उन्होंने पुश किया कि ये आप घर पे तो देख ही नहीं पाएंगे ऐसे विजुअल्स है वगैरह वगैरह। तो इवेंट फिल्म वाला तो 5 साल से ही चल रहा है, पर जैसे अब पैन इंडिया पिछले 1 साल से टर्म आई है कि कन्नड़ा की फिल्में और तेलुगु की फिल्में, जो जिन्होंने एक तरीके से हिंदी सिनेमा के कमर्शियल स्टार्स को रिप्लेस सा कर दिया था 2022 में, अभी 2023 में कम बैक हो रहे हैं। तो वो सारा ये कि पैन इंडिया, तो अभी साउथ के एक्टर्स कॉन्शियसली आ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट्स में काम मिल रहा है उनको, वो भी हेल्प कर रहे हैं उसकी वजह से हिंदी सिनेमा को भी। पर ये है कि मतलब जो अभी सिनेमा में प्रोड्यूसर के एंगल से ये होता है ना कि इवेंट फिल्म बनाऊंगा तो सक्सेस की गारंटी है थिएटर में, अदरवाइज ओटीटी पे तो कैसा भी प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो, घर पे तो आदमी देखता ही है। बट ऑल्सो ओटीटी पे अब चेंज हो गया है ना, अब आपको थिएट्रिकल रिलीज के बाद ही ओटीटी पे रिलीज मिलती है, अनलेस आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो जिनका ऑलरेडी काफी कुछ कोलैबोरेशन हो चुका हो ओटीटी के साथ, तो वो डायरेक्टली ओटीटी करते हैं जो बड़ी स्टार्स की होती है। बट लाइक अदर फिल्म्स दे नीड टू हैव अ थिएट्रिकल रिलीज, ओटीटी पे रिलीज। अभी वो ट्रेंड बंद हो गया कि डायरेक्ट ओटीटी कर लो, गिन चुन के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो यस, ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर आपका एस्पिरेशन होता है कि सब आपकी फिल्में देखें, और वो पैन इंडिया की जो आप बात कर रही हैं कि एक सिनेमैटिक विजुअल स्पेक्टिकल की है तो गुजराती, लेकिन कन्नड़ा में भी डब हो रही है और हर एक भाषा में डब हो रही है और सब देख रहे हैं। ऑफ कोर्स वी वुड लव टू डू दैट, बट उनको माउंट करने के लिए बजट्स भी उतने ही चाहिए। तो आई थिंक इवेंचुअली वो भी एक एस्पिरेशन होगा हमारा, बट वी आर टेकिंग like steps, one step at a time, एक फिल्म को बनाने में गुजरात में कम से कम कितना पैसा लगता ही लगता है? मतलब ज्यादा की तो आप छोड़ दीजिए, न्यूनतम कितना पैसा लग ही रहा है एक फिल्म बनाने में? आई थिंक इट डिपेंड्स, मिनिमम कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स जो 1 करोड़ में पिक्चर बना लेते हैं, और कोई है अभी एक फिल्म बनी थी जो एक्चुअली गुजरात की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका नाम राडो है, और वो फिल्म 12 करोड़ में बनी थी, बट बॉक्स ऑफिस पे इतना नहीं कर पाई वो बिजनेस, क्योंकि एक्शन फिल्म नहीं चली, पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आई वो। गुजराती ऑडियंसेस को अभी भी दे वांट कि ड्रामा हो, डायलॉग्स हो, सिर्फ एक्शन पे नहीं चलती है पिक्चर। सो अभी चेल्लो शो भी ऑस्कर में गई थी, yes. सुंदर फिल्म थी, प्रयोग वाली फिल्म थी, जैसे सिनेमा पैराडीसो थी उसके तर्ज पे थी, बहुत सुंदर विजुअल थे, वो हुई नहीं। मुझे आप दोनों ही बताएं कि गुजरात की फिल्मों में आपको कौन सी फिल्म से याद आती है कि ये सबसे अमेजिंग बनी? मान लीजिए नॉन गुजराती को एक्सप्लोर करना हो तो वो देखे कि यार ये गुजराती सिनेमा में दी बेस्ट है, ये बना है जो, यहाँ से आप स्टार्ट करो, तो ऐसी कौन सी है? अच्छा, कच्छ एक्सप्रेस के अलावा कच्छ एक्सप्रेस तो है,
हेल्लारो हेल्लारो। नाम की एक बिल्कुल फिल्म बनी बिल्कुल थी, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी थी। एंड बहुत साल पहले भवनी भवाई केतन मेहता की पहली फिल्म, बिल्कुल बिल्कुल वो अमेजिंग। गुजराती में बनी थी। दैट वाज अ रियली वंडरफुल फिल्म। जी। तो ये दो तो इमीडिएटली सूझती है। बाकी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप गुजराती फिल्म की डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो देयर आर सम दैट कैन बी सीन, बट नॉट रियली। व्हाट वुड यू से, मानसी? मैंने इतनी देखी नहीं है, फ्रेंकली। हाँ, आई थिंक लास्ट 1 साल में काफी फिल्में आई थी, बट मेमोरेबल फिल्म अगर बोलूं तो यस हेल्लारो है। और लवनी भवाई करके एक फिल्म है, प्रतीक गांधी भी है उस फिल्म में, वो अच्छी फिल्म है। और प्रतीक की ही फिल्म है बेयार, जिसमें दिव्यांग और प्रतीक थे, तो वो भी इट्स अ नाइस फिल्म, नाइस फिल्म। हाँ, वेरी नाइस। एक 89 या कौन सा साल था, एक पर्सी पर्सी नाम की फिल्म आई थी, वो भी गुजराती फिल्म थी, जिसमें उन्होंने काम किया था, जिसमें मुन्ना भाई में वो डॉक्टर का रोल किया था, जिससे जबरदस्ती जी एग्जाम दिलवाते हैं। जी। उनका लीड रोल था उसमें, बहुत यंग थे उस टाइम में। आपकी फिल्म है वो बहुत सक्सेसफुल हो, यही कामना है, और जल्दी ओटीटी पे आप लाएं तो हम देख सकें। बाकी मैंने ट्रेलर देख के उसको एक्सपीरियंस कर लिया उसकी गहराई में, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरे को आइडिया नहीं लगा, बहुत अच्छा। जैसे मैंने इंग्लिश को रिलिश किया, उस स्ट्रॉन्ग किरदार को जो एक जर्नी से गुजरती है और बाद में चेंज करके चीजों को, लोगों का परसेप्शन चेंज करके दिखाती है, तो उस सेंस में मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव लगा। तो मैं वेट करूंगा कि कब ओटीटी पे आ जाए, या यहाँ के लोकल थिएटर्स में अगर मिलती होती तो मैं देखता जरूर उसको। तो आपका बहुत या बहुत कभी आप धन्यवाद। बम्बई और की तरफ आइएगा तो देखेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आना होता है तो बताता हूँ। ओके।